नमस्कार साथियों, मैं विवेक दरेला भव्य एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी आज की कक्षा एनसीएफ 2005 से संबंधित एमसीक्यूज पर है, जो कि हमने मुख्यतः केंद्रित किया है। जो आपका हिंदी विषय आता है सीटीईटी में 30 प्रश्न, उसमें जो एमसीएफ के आपके प्रश्न आते हैं उस पर आधारित है। ये आपका अंग्रेजी विषय में भी आपको सहयोग देगा, क्योंकि भाषा जो है बेसिकली उसका क्या रोल है एनसीएफ में और उससे संबंधित प्रश्न क्या हो सकते हैं, वो मैंने इस वीडियो में आपके लिए सम्मिलित किए हैं। ये 2 पार्ट में रहेगा, टोटल 30 प्रश्न आपको मिलेंगे और परीक्षा को केंद्रित करके है, इसको जरूर देखिएगा, आपको फायदा मिलेगा और आपके प्रश्न एनसीएफ से अगर संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो गलत नहीं होंगे। चलिए अपनी कक्षा को हम शुरू करते हैं और इस निवेदन के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं। भाषा सीखना केवल शब्दावली सीखना नहीं है, बल्कि उसे संदर्भों में प्रयोग करना भी है। यह कथन किसका है? अब हम पहले प्रश्न में आ रहे हैं। देखते हैं, भाषा सीखना केवल शब्दावली सीखना नहीं है, बल्कि उसे संदर्भों में प्रयोग करना भी है। सीटेट में जो प्रश्न आते हैं, उसमें जो प्रश्न होते हैं वो काफी लेंदी होते हैं, बड़े। तो सबसे पहले तो हमें प्रश्न को समझना है, तब विकल्प पे आना है। प्रश्न को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वो आपसे कह रहा है कि भाषा का जो अधिगम होता है वो केवल ये नहीं है कि आपने शब्दों को भंडार को विस्तृत कर लिया। शब्द भंडार विस्तृत करने के साथ साथ उसे संदर्भों में प्रयोग करना भी है। तो संदर्भ का मतलब ये है कि आपने अगर कोई शब्द सीखा है, मान लीजिए आपने सीखा कि अच्छा, किसी बच्चे को सिखाया अच्छा, तो उसे ये पता होना चाहिए कि ये अच्छा शब्द मैं किन संदर्भों में, अगर कोई बच्चा जो है अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है, उसके लिए उसका सहयोग कर रहा है, तो वो ये कह सके कि ये अच्छा बालक है या ये मेरा अच्छा मित्र है। यहाँ पे अच्छे का अर्थ और उसका प्रयोग संदर्भ यानी कि परिस्थिति में, वास्तविक परिस्थिति में वो कर पाने में सक्षम है कि नहीं। अगर वो ऐसा कर रहा है तो भाषा का जो अधिगम है वो पूर्ण हो रहा है। तो भाषा केवल आप शब्द भंडार विस्तृत करना नहीं, बल्कि उन शब्दों का परिस्थितियों में अर्थ के साथ, समझ के साथ प्रयोग करना ही शामिल किया जाता है। अब ये कथन, इसमें जो विकल्प दिए हैं 4, उनमें किसके साथ मेल खाता है? पहला विकल्प ए, रटने की विधि। नहीं। व्यवहारवाद, व्यवहारवादी क्या कहते हैं? जो स्किनर का व्यवहारवाद का सिद्धांत है भाषा के संदर्भ में, उन्होंने ये कहा है कि बालक जो भाषा का अधिगम करता है वो अनुकरण के आधार पर करता है। अपने वयस्कों के, समसाथियों के जो समूह हैं, उनके जो भाषागत व्यवहार है, उनका वह अनुकरण करता है और वहां पर पुनर्बलन के माध्यम से वो अधिगम तीव्र होता है, स्थायी होता है। ऐसा स्किनर का मानना है, लेकिन ये यहाँ तो सुटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ समझ की बात हो रही है। तो विकल्प बी भी हमारा उत्तर नहीं है। अब आ जाते हैं सी विकल्प, जो कि है रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म। रचनावाद सीधे सीधे ये कहता है कि आप वातावरण के साथ जो अनुभव प्राप्त करते हैं प्रत्यक्ष, उनको आप समझें और अपने जीवन की अन्य परिस्थितियों में अन्य ज्ञान के निर्माण में प्रयोग कर पाए। तो जो भी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, वातावरण से आपने जो संज्ञानात्मक क्षमताएं, ज्ञान प्राप्त किया है, उसका नवीन परिस्थिति में समझ के साथ प्रयोग, ये रचनावाद का एक सिद्धांत है। तो उस रूप से आपके जो ये उपरोक्त उपरोक्त कथन जो हमने यहाँ पर देखा, ये कथन यहाँ पर किससे संबंधित हो रहा है? विकल्प सी से। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी। डी कह रहा है नन ऑफ दीज, ये हमारा विकल्प उत्तर नहीं है, आंसर इसका सी है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या है? कहता है एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या है? कक्षा में जो भी आपका लैंग्वेज टीचर पढ़ा रहा है, चाहे वो हिंदी पढ़ा रहा हो या अंग्रेजी पढ़ा रहा हो, वो किस रूप में जो है एनसीएफ के अकॉर्डिंग रहना चाहिए? देखते हैं, विकल्प पे आते हैं। सबसे पहले, छात्र की प्रत्येक त्रुटि को सुधारना। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। छात्र की प्रत्येक त्रुटि को सुधारना नहीं है, बल्कि उसको इस लायक बनाना है, सक्षम बनाना, उसका मार्गदर्शन करना है कि वो अपनी त्रुटि को पहचाने और उसको दूर करे। ठीक है, तो यहाँ पर ये विकल्प तो गलत है। बी विकल्प हम आते हैं, अधिगम प्रक्रिया में सहायक के रूप में कार्य करना। निश्चित तौर पर एनसीएफ में ये कहा गया है कि जो शिक्षक है वो फैसिलिटेटर के रूप में होगा, सुविधादाता के रूप में होगा, ना कि वो आगे बढ़कर नेतृत्व करके, लीड करके शिक्षक केंद्रित शिक्षा देगा। ठीक है, तो उत्तर हमारा इसमें यहाँ बी तो सेट बैठ रहा है। एक बार सी भी देख लेते हैं। व्याकरण पर व्याख्यान देना नहीं, व्याकरण का व्यवहारिक प्रयोग सिखाना, ये उद्देश्य एनसीएफ में है, ना कि व्याख्यान देना। और भाषा के संदर्भ में सबसे पहली चीज ये है संप्रेषण क्षमता का विकास, यानी कि वही बात आएगी कि शब्दावली सीखो मत, बल्कि व्यवहारिक उस परिस्थिति में समझ के साथ प्रयोग करो। तो सी भी हमारा उत्तर नहीं है। डी, पाठ्य पुस्तक को पूरा करना, यह भी नहीं है। सीधे सीधे उत्तर क्या है? अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक सहायक के रूप में कार्य करे। ठीक है, तो उत्तर बी सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं।
एनसीएफ 2005 बहुभाषी कक्षा को बढ़ावा देता है, इसका तात्पर्य है। तो देखिए बहुभाषावाद जो है वो आपके बहुत प्रश्न आते हैं सीटेट में इसमें, और इसको आपको ध्यान में रखना है कि बहुभाषा का मतलब होता है कि एक कक्षा में एक से अधिक ऐसे बच्चे हैं जो भिन्न मातृभाषाओं से संबंध रखते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा वहां पे ऐसा बैठा है जिसकी मातृभाषा या उसके क्षेत्र की भाषा हिंदी नहीं है, वहां पर भोजपुरी बोली जाती है। कोई ये क्षेत्रीय भाषा में भी आएगा। बहुभाषा का मतलब ये नहीं है कि मानव कोई भाषा है जो क्षेत्रीय भाषा है वो भी सम्मिलित होगी। कोई बच्चा ऐसा बैठा हुआ है जो किसी गांव से आता है, वो गांव के परिवेश की भाषा बोल रहा है। कोई अंग्रेजी भाषा परिवार से आ रहा है, वो अंग्रेजी भाषा बोल रहा है। इसी तरह से कोई बच्चा मान लीजिए संस्कृत के परिवेश से आया, उसकी भाषा में संस्कृत का पुट है या उर्दू का पुट है। तो कोई भी भाषा है वहां पर अलग अलग भाषाओं को मातृभाषा के रूप में, मातृभाषा क्या है, जो बच्चे के परिवार की भाषा है, जो उसके परिवार में बोली जाती है, क्योंकि जो बच्चे की पहली जो कक्षा है वो परिवार है और पहली शिक्षिका उसकी माता है। तो वो जो शुरुआती भाषा का अधिगम है वो तो परिवार से सीखता है। जो अपने अंदर वो क्षमताएं पहले लेके आता है कक्षा में, वो तो परिवार से प्राप्त होती है। तो बहुभाषी कक्षा में अलग अलग भाषाओं को मातृभाषा के रूप में बोलने वाले बच्चे हैं। तो इसको चुनौती के रूप में तो आपको मानना है, लेकिन ये संसाधन के रूप में है, समस्या के रूप में नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुभाषा जो है वो क्या है, संसाधन है। इसको आप समस्या नहीं मानोगे, ठीक है। क्या नहीं मानोगे, समस्या नहीं मानोगे, संसाधन मानोगे। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से आप अन्य भाषाओं का ज्ञान भी बच्चों को दे सकेंगे और बच्चे भी सामाजिक परिवेश का जो ज्ञान है वो कक्षा में प्राप्त कर सकेंगे। तो देखते हैं इसका विकल्प क्या है। ए विकल्प है शिक्षार्थियों को कई भाषाएं सीखनी चाहिए, नहीं। शिक्षक को कई भाषाएं बोलनी चाहिए, ये इसका उद्देश्य नहीं है। शिक्षार्थियों की मातृभाषा का उपयोग संसाधन के रूप में किया जाना चाहिए। वही चीज जो मैं कह रहा था कि बहुभाषा को संसाधन माना जाएगा, समस्या नहीं। तो उत्तर इसका क्या सही होगा, सी। केवल अंग्रेजी पढ़ाई जानी चाहिए, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी सही है तीसरे का। अगले प्रश्न पर आते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा सीखना एक प्रक्रिया है। जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है या राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा जो 2005 है, इसमें भाषा सीखने को कैसी प्रक्रिया माना गया है, तो रटने की प्रक्रिया है, नहीं। केवल शब्दावली निर्माण की, पिछले प्रश्न में हम लोग क्लियर कर चुके हैं, समझ के साथ है, प्रयोग है, ठीक है। केवल शब्दावली का संग्रहण नहीं है, व्याकरण के नियमों का पालन नहीं, उसका व्यावहारिक उपयोग होना चाहिए। तो अब देखते हैं बी विकल्प, अंतः क्रिया के माध्यम से अर्थ निर्माण करना। बिल्कुल, क्लास में बच्चे आपस में अंतः क्रिया करें, शिक्षक के साथ करें, समाज में जाकर के अपने जो व्यस्क हैं उनके साथ करें, जो परिवार के सदस्य हो सकते हैं, पास पड़ोस के सदस्य हो सकते हैं, तो उनके साथ वो इंटरेक्ट करेगा भाषा का और उस अर्थों का निर्माण करेगा, शब्दों के अर्थ समझेगा, वाक्यों को प्रयोग करना सीखेगा। तो उत्तर इसका बी सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भाषा शिक्षण के लिए एनसीएफ किस दृष्टिकोण की अनुशंसा करता है? संरचनात्मक दृष्टिकोण, संवादात्मक दृष्टिकोण, प्रत्यक्ष विधि या डी अनुवाद विधि? तो देखिए संरचनात्मक दृष्टिकोण वही हो गया व्याकरण के नियम बताना, नहीं। संवादात्मक दृष्टिकोण निश्चित तौर पर जो बात आ रही है अंतः क्रिया, जो भी हमने पढ़ा था, तो संवाद का संबंध है अंतः क्रिया से, ठीक है। तो यहां पर उत्तर इसका क्या हो जाएगा, उत्तर इसका हो जाएगा कौन सा, उत्तर हो जाएगा बी। और प्रत्यक्ष विधि नहीं होगी, अनुवाद विधि, ट्रांसलेशन नहीं सिखाना है, ठीक है। वो आंसर बी सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए व्याकरण याद करना नहीं, शुद्ध उच्चारण तो एक उद्देश्य है, पर ये बात कर रहा है मुख्य उद्देश्य की, प्राइम ऑब्जेक्टिव। तो शुद्ध उच्चारण एक शब्द मतलब ऑब्जेक्टिव में तो आता है पर प्राइम नहीं है। संप्रेषण क्षमता का विकास, ये मैं आपको पूर्व में भी कह चुका हूं। एनसीएफ में भाषा के संदर्भ में संप्रेषण क्षमता की बात की गई है, जहां पे आप अर्थ के साथ नवीन परिस्थिति में शब्दों का, वाक्यों का, भाषा का प्रयोग कर पाते हो। ये क्षमता हमको आपको सिखानी है और इसका विकास सिखाना है। तो उत्तर सी सही है। कठिन शब्द सिखाना एक उद्देश्य हो सकता है, पर प्राइम ऑब्जेक्टिव जो है वो वही है, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना। उत्तर सी सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपसे यही पूरा निवेदन है कि अगर ये कक्षा आपको उपयोगी लग रही है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर करें, और इसको पूरा देखिएगा, दोनों पार्ट। आपको निश्चित तौर पे आपको इसका लाभ मिलेगा, और न देखने पर आपको इसको बाद में ये लगेगा कि हाँ मुझे देख लेना चाहिए था, तो मेरे ये प्रश्न सही हो जाते। एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषा का मूल्यांकन निम्न प्रकार से होना चाहिए। अब यहाँ पर भाषा के मूल्यांकन की बात आ रही है, तो ए विकल्प हमारा देखते हैं, केवल योगात्मक। बी कहता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सी कहता है आवधिक परीक्षण। और डी कहता है वार्षिक परीक्षा। तो हमें ध्यान रखना है एनसीएफ जो है वो सी सी ई
यानी कि कॉन्टिन्यूअस एवं कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन की बात करता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत, कंटिन्यूअस, व्यापक, कॉम्प्रिहेंसिव, इसका मतलब क्या होता है कि साल भर में आप जो है कई बार परीक्षाएं लोगे। वो परीक्षा मौखिक भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है, जिसका उद्देश्य बच्चे की परीक्षा लेना नहीं होता, बल्कि बच्चे ने जो ज्ञान सीखा है उसमें क्या गैप रह गए हैं, कहाँ पर उसको समस्या आ रही है, उसको ढूंढना और तदानुरूप उसको वहां पर रिमेडियल कक्षाएं दे करके उसकी उस क्षमताओं को, या जो गैप है उसको दूर करना, क्षमताओं का विकास करना। और सीसीई में जो है एनसीएफ बहुत ज्यादा फोकस करता है, परीक्षाओं को सीसीई के रूप में ही देखता है। तो उत्तर इसका बी सही होगा, ना वार्षिक परीक्षा, ना आवधिक परीक्षा, ना योगात्मक। एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, इसको निर्माणात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। ये निर्माणात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन की एक विधा है सीसीई, और जो योगात्मक मूल्यांकन है ये संबंध रखता है वार्षिक परीक्षा से। ये ध्यान रखिएगा, अगली कक्षा में जहां हम इसके डिटेल के बारे में जाएंगे तो देखेंगे। उत्तर इसका बी सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भाषा की कक्षा में एनसीएफ 2005 निम्नलिखित को प्रोत्साहित करने की अनुशंसा करता है। तो भाषा कक्षा में किस चीज को प्रोत्साहित कर रहा है, देखते हैं। मौन को बिल्कुल नहीं, ऑप्शन ए गलत है। बी सहपाठी अंतःक्रिया और सहयोगात्मक अधिगम। पिछले प्रश्न में इस बात पर हम चर्चा भी कर चुके हैं कि भाषा का अधिक से अधिक विकास अगर आपको करना है, अच्छा विकास करना है, तो बच्चों को आपस में इंटरेक्शन का मौका दें। जितना ज्यादा वो बातचीत करेंगे, जितना समृद्ध बहुभाषी कक्षा होगी, उतना ही उनका भाषा विकास अच्छा होगा। शिक्षक का व्याख्यान केवल पर्याप्त नहीं है, एकालाप तो बिल्कुल उचित नहीं है। उत्तर इसका बी सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एनसीएफ 2005 इस बात पर जोर देता है कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां, ये बात थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि एनसीएफ जो है इस बात पर जोर देता है कि भाषा में सीखने में होने वाली त्रुटियां क्या किस चीज का संकेत है? विफलता का संकेत है, दंडित किए जाने योग्य है, सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविक चरण है, या अप्रासंगिक है? तो देखिए, इस बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूं। एनसीएफ जो है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां जो है उसे सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक, आवश्यक और महत्वपूर्ण हिस्सा मानती है। वो ये मानता है एनसीएफ 2005 की ये जो त्रुटियां हैं ये बच्चे की सोच में या उसके विचारों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, इनसाइट। और ये अंतर्दृष्टि सीखने के दौरान जो ये त्रुटियां हैं ये शिक्षक को समझने में मदद करती हैं कि बच्चा कैसे सीख रहा है। और ना केवल इसको आप गलतियों के रूप में देखें, बल्कि त्रुटियों को कारण जाने और उस आधार पर उसको रिमेडियल क्लास दें। तो एनसीएफ में त्रुटियां जो है वो महत्वपूर्ण संकेतक हैं कि बच्चा कैसे सीख रहा है, उसको कैसे प्रोत्साहित करें। सक्रिय सीखने का भी संकेत है कि बच्चा जो है अधिगम प्रक्रिया से जुड़ रहा है, मौन नहीं है, प्रतिक्रिया तो दे रहा है। गलती सही तो गलत को हम सुधार करेंगे, सुधार का आधार भी बनती है ये त्रुटियां, और ये अधिगम के सतत हिस्सा है। तो इसे उससे अलग करके नहीं देखना चाहिए। तो ये विफलता का संकेत नहीं है, दंडित नहीं करना है, बल्कि इसके आधार पे तो प्रोत्साहन देना है, उसको जो है हमको सीखने में मदद करना है। बल्कि अप्रासंगिक भी नहीं है, बल्कि ये तो उसका हिस्सा है अधिगम का। तो उत्तर इसका सी सही है कि सीखने की प्रक्रिया में ये एक स्वाभाविक चरण है जो बच्चे को अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। पाठ्यक्रम में भाषा की अवधारणा से क्या तात्पर्य है? मतलब कि जो करिकुलम आपका है उसमें जो लैंग्वेज है वो कॉन्सेप्ट किस मीनिंग में रखा गया है एनसीएफ में? देखते, केवल भाषा कक्षा में भाषा सीखना। देखिए, सीधी सी बात है, केवल है तो गलत है। ठीक है, भाषा कक्षा में भाषा सीखना मतलब जब आप हिंदी की कक्षा पढ़ रहे हो या अंग्रेजी की पढ़ रहे हो तभी आप भाषा को सीखोगे। अनदर क्लासेस में आपकी अगर विज्ञान की है या सामाजिक विज्ञान की कक्षा है, कला की है, तो वहां पे भाषा का प्रयोग नहीं करोगे। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। सभी विषयों के माध्यम से भाषा पढ़ना, बिल्कुल राइट। देखिए, आप चाहे विज्ञान पढ़े या सामाजिक विज्ञान पढ़े, साइंस और सोशल साइंस या आर्ट पढ़े, या अन्य आपके जो विषय हैं आप उनको अगर आप पढ़ रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन, सभी में भाषा में ही तो इंस्ट्रक्शन है। आप अपनी जो बात करोगे उस विषय के बारे में, जो भी आप एक्सप्लेन करोगे बच्चे को, वो सारी बातें भाषा के ही रूप में तो होंगी, और बच्चा भी अपनी जो क्वेरीज होगा वो भाषा के रूप में ही व्यक्त करेगा। तो बिना भाषा ज्ञान के, भाषा के प्रयोग के सीखे बगैर बच्चा के इन विषयों का अधिगम सही प्रकार कर पाएगा? तो यही तो कारण है कि आज हमारे देश में निपुण जो मिशन है वो क्यों चल रहा है। उसमें ये माना गया है कि जो प्राथमिक दक्षताएं हैं वो भाषागत और गणनागत हैं, और वो अगर डेवलप हो जाती हैं तो अन्य विषयों में इसका लाभ मिलेगा।
तो हमें याद रखना है कि भाषा की अवधारणा से तात्पर्य सभी विषयों के माध्यम से भाषा पढ़ाना है। उत्तर बी सही है, ये आपके सी और डी गलत है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा कौशल नहीं है लेकिन एनसीएफ के अनुसार भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि भाषा के कौशल कितने हैं। तो भाषा के कौशल है 4। सबसे पहला कौशल है सुनना, फिर इसके बाद कौन सा आता है बोलना, और फिर कौन सा आता है बोलने के बाद, तो हमें याद रखना सुनना बोलना, फिर आता है पढ़ना, और फिर आता है लिखना। यानी कि ये 4 जो हैं वो भाषा के सीखने के कौशल हैं, चाहे आप हिंदी सीखो, अंग्रेजी सीखो या कोई भी भाषा सीखो, सुबोपली ये 4 कौशल है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। अब इसके अलावा एनसीएफ ने भाषा विकास के लिए किसको महत्वपूर्ण माना है, ये प्रश्न कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। ठीक, तो देखिए सुनना तो कौशल में आ गया, बोलना भी कौशल में आ गया, पढ़ना भी कौशल में आ गया, क्या बचा हमारा? तो हमारा बचा यहाँ पर क्या? सोचना। कौन सी चीज हमारी बच गई? सोचना। तो ये सोचना जो है भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको भाषा सीखनी है, समझनी है और प्रयोग करनी है। तीनों ही चरणों में आपको विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। सोचने का मतलब यहाँ पर थिंकिंग से है, और वो आलोचनात्मक चिंतन और सोच आवश्यक है। उत्तर इसका बी सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 12वां प्रश्न, एनसीएफ 2005 के अनुसार कविताएं जैसे साहित्य का उपयोग निम्न उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। तो देखिए कहानी, कविताएं ये बच्चे में भाषा का विकास करता है, संस्कृति का विकास करता है, ठीक है, सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास करता है, ये मेरी बात ध्यान रखिएगा। तो इससे आप व्याकरण के नियम सिखा सकते हैं। तो देखिए ये तो सही है कि नियम सिखा सकते हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है वो देखना है। तो याद रखिए आलोचनात्मक चिंतन और सराहना विकसित करना, इस लिखावट में सुधार नहीं, कठिन शब्दों को याद करना एक प्राइम ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जरूर है, ठीक है। किसी भी भाषा कक्षा में कठिन शब्दों को तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है कहानी और कविताओं जैसे साहित्य का उपयोग का क्या है, तो वो है आलोचनात्मक चिंतन और सराहना को विकसित करना। उत्तर इसका बी सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। बच्चे भाषा के समृद्ध अनुभव के साथ विद्यालय आते हैं, यह किसका दृष्टिकोण है? तो देखिए एक बात ध्यान रखिए, बच्चे भाषा के समृद्ध अनुभव के साथ, तो मैंने आपको बोला ना कि वो उसकी पहली कक्षा क्या है? परिवार है, पहली शिक्षिका माता है, और वो अपने शुरुआती जीवन की जो भाषा है वो इसी परिवार में रह करके अपने बड़े बुजुर्गों, अपने परिवार के सदस्यों, माता से सीख करके और तब विद्यालय में आता है, ठीक है। तो उसके पास एक समृद्ध अनुभव है, लेकिन अब ये दृष्टिकोण है किसका? तो ये दृष्टिकोण है एनसीएफ 2005 का। उसमें ये बात कही गई है कि बच्चा अपने जब विद्यालय में आता है तो वो भाषा के समृद्ध अनुभव के साथ आता है, ब्लैंक होकर के नहीं आता है, ठीक है। तो उत्तर इसका ए सही होगा। व्यवहारवाद इसका उत्तर नहीं, सी इसका उत्तर नहीं, और डी तो मान लो नन ऑफ दिस, कोई रिलेशन ही नहीं है। उत्तर ए सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एनसीएफ 2005 भाषा सीखने को निम्न से जोड़ने की अनुशंसा करता है। एनसीएफ में जो हम लैंग्वेज को जब हम लर्न कर बच्चे को करा रहे हैं, तो उसमें क्या चीजें हमको उसने कही कि अनुशंसा कर रहा है? केवल पाठ्यपुस्तकों से केवल नहीं है, पाठ्यपुस्तक का प्रयोग है पर केवल नहीं, विद्यालय के बाह्य जीवन से। तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, एनसीएफ में ये बात कही गई है कि शिक्षा को या ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, ये प्राइम ऑब्जेक्टिव है एनसीएफ का। आप उसे बुकिश मत बना दें, आप उसे केवल ऐसा ना कर दें कि संकुचित उसका सोच कर दें। आप ऐसा अधिगम वातावरण निर्मित करें जिसमें वो जो चीजें कक्षा में सीख रहा है उसका संबंध समाज के साथ, बाहरी वातावरण के साथ कर सके और वहां पर उसका प्रयोग भी कर सके। तो एनसीएफ में भाषा सीखने को किससे जोड़ने की अनुशंसा की गई है? विद्यालय के बाह्य जीवन से, ठीक है, परीक्षाओं से नहीं, कठोर नियमों से नहीं। उत्तर इसका बी सही है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर ये मेरी का अभी एक प्रश्न बचा है, अंतिम निवेदन तो है लेकिन पहले प्रश्न देख लेते हैं। भाषा सीखने में कहानियों की क्या भूमिका है? मैंने आपको बताया कहानी है साहित्य का उद्देश्य संस्कृति, समाज, भाषागत विकास, नैतिक मूल्यों का विकास, ठीक है, ये प्राइम ऑब्जेक्टिव है। आलोचनात्मक चिंतन विकसित करता है, कल्पना का विकास करता है, ठीक है, कहानियों से कल्पना का भी विकास होता है। तो समय बिताने के लिए नहीं भाई, केवल नैतिक शिक्षा, आप देखो आ गया ना मैटर, नैतिक शिक्षा तो है कहानी का उद्देश्य, लेकिन केवल लग गया तो ये विकल्प तो उत्तर होगा नहीं। अब देखते हैं, कल्पनाशीलता और भाषा प्रवीणता विकसित करने के लिए, याद करने के लिए नहीं है। उत्तर इसका सी सही है। मैंने आपसे कहा ना कहानियां कल्पनाओं को विकसित करती हैं और कल्पनाएं बहुत आवश्यक है आलोचनात्मक सोच के लिए। हर चीज का जुड़ाव कहीं ना कहीं आपके अधिगम में आएगा, और केवल अगर लगा है तो वो विकल्प सही नहीं होगा। ठीक, तो आप याद रखेंगे भाषा सीखने में कहानियों की क्या भूमिका है, तो यहाँ पर आपका उत्तर इसका सी सही है। अगर ये प्रश्न आपको उपयोगी लगे हों और हैं, तो समझ के साथ इसको जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे, तो आपके सीटेट परीक्षा में आप निश्चित तौर पर प्रश्नों को सही हल करेंगे जो एनसीएफ के हैं।
न केवल हिंदी भाषा के, अंग्रेजी भाषा के भी या संस्कृत में जो भी आपके प्रश्न आते हैं, ठीक है? और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरा निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखते तो काफ़ी लोग हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन उस रेशियो में कम हो रहा है। तो आपको इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो मिलेंगे और परीक्षा से पहले मैं काफ़ी ऐसे आपके वीडियो दूँगा, जिससे आपको आपकी परीक्षा में 100% फ़ायदा होगा। कोई व्यर्थ की बात नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ काम की बात। धन्यवाद।